जो पहला क्वेश्चन है जी आपका, वो तो मैं आंसर उसका ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं इंफॉर्मेशन उनके सामने रखता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई 4-5 हज़ार या इससे भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो CSS क्वालिफाइड हैं और वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के अंदर सर्व कर, तो जो काम 5-6 हज़ार या 8 हज़ार लोग कर सकते हैं जो कि इस साल में मौजूद हैं, और अगर हम पाकिस्तान की तारीख निकालें तो 70 सालों में हो सकता है कई लाख लोग इस इम्तिहान को पास करके इसमें सर्व कर चुके हों। तो जो काम कई हज़ार या 1-2 लाख या 4 लाख लोग कर सकते हैं, तो आप बताएं वो मुश्किल है या आसान है? अगर वो 10,000 लोग आज पाकिस्तान में मौजूद है जिन्होंने ये इम्तिहान पास किया है, तो वो 10,000 एकवां नंबर आपका होगा, आप भी कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है। हाँ, हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है, उसकी एक राइट डायरेक्शन के अंदर एक राइट एफ़र्ट होती है। जो बंदा उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ वो उसको हार्ड वर्क करता है तो वो अचीव कर लेता है। और ये तो फितरत का असूल है कि जो जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है उसको अल्लाह पाक वो चीज़ अता कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि ये आप खुद डिसाइड करें कि क्या ये मुश्किल है। दूसरा क्वेश्चन, क्रिटिकल एनालिसिस या एनालिटिकल अप्रोच, ये बड़ा ज़रूरी है। और एनालिटिकल अप्रोच बेसिकली ये है कि आपके सामने एक सिचुएशन आई, फॉर एग्ज़ाम्पल आज कल पाकिस्तान की सिचुएशन है कि फ़्लड्स हैं, तो आपको कहा जाता है क्रिटिकली एनालाइज़ करें कि ये फ़्लड्स की रीज़न्स क्या हैं और इसको हम कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो अब क्रिटिकल एनालिसिस आप करेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपको ये पता होगा फ़्लड्स होते क्या हैं, इनकी रीज़न्स क्या होती हैं, करंट फ़्लड्स बेसिकली इसकी रीज़न क्या थी, क्या बारिशें ज़्यादा हुई हैं, क्या ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट किए हैं, क्या पानी पाकिस्तान में किसी और कंट्री से ज़्यादा पानी आया है। फिर आप उसको एनालाइज़ करेंगे कि क्या हम इसको अवॉइड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। अगर अवॉइड कर सकते थे तो किन किन स्टेप्स के ज़रिए से, किन किन इक़दामात के ज़रिए से हम इस सिचुएशन से बच सकते थे। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस है और ये ज़रूरी है। ज़ाहिर है इसके बगैर तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते। तो आपने उसकी रीज़न्स को आइडेंटिफाई करना, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसको क्रिटिकली देखना कि क्या वाकई ये रीज़न है या इसके पीछे कोई और रीज़न है। जैसे आपको अभी मीडिया में आप सुन रहे होंगे कि इंडिया ने भी एक बड़ी मिकदार में पानी पाकिस्तान के दरियाओं में छोड़ा, दरियाए रावी में। फिर ग्लेशियर्स मेल्टिंग के ज़रिए से भी पानी की एक बड़ी रेले जो हैं वो आ रहे हैं दरियाओं में, और इसके साथ साथ बारिशें हो रही हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपने क्रिटिकली एनालाइज़ करना है कि जी कितने % पानी इंडिया से आया, कितने % पानी बारिशों से आया, कितने % पानी ग्लेशियर से आया, और क्या ये इस साल आए हैं या इससे पहले भी आते थे, और इससे पहले आते थे तो पिछले साल कितने % था, उससे पिछले साल कितने % था, और उन सालों की निस्बत इस साल कितने गुना पानी ज़्यादा आया। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस है। तो क्रिटिकल एनालिसिस होता है आपके नॉलेज की बेस पे, और नॉलेज आपका ज़ाहिर है रीडिंग की साथ अच्छी न्यूज़ कास्ट आप सुनते हो, अच्छी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई अच्छे ओपिनियन आर्टिकल्स पढ़ते हो, और बड़े ज़बरदस्त आजकल पॉडकास्ट हो रहे हैं जिनमें बड़ी नॉलेजेबल आपको चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप उनको देखते हो, वहाँ से आपकी लर्निंग होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल डेवलप हो जाती है। तो जिस पर्टिकुलर डोमेन में एंटर हो रहे हैं और अगर आपको उस डोमेन का पता है तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप पेपर देने जा रहे हैं और आपको पता है कि ये इस तरह का पेपर आता है, इतने क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से इतने अटैम्प्ट करने होते हैं, इस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो सिलेबस को सामने रखें, उसके साथ 5 से 7 साल के पास्ट पेपर्स को सामने रखें, और उसमें पहले एक अपना एनालिसिस करें कि किस पर्टिकुलर सिलेबस के टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब वो वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें। और समटाइम्स CSS में ऐसे होता है कि पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। जैसे 19 में अगर एक क्वेश्चन आया तो 22 में वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, या 23 में रिपीट हो गया। समटाइम्स वो सेम वर्डिंग के साथ रिपीट हो जाता है पेपर में, और समटाइम्स वर्डिंग चेंज होती है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो ऐसे बहुत सारी अगर एग्जांपल्स आप कहेंगे तो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें सेम क्वेश्चन या तो सेम वर्डिंग के साथ रिपीट हो रहा है या थोड़ी सी वर्डिंग ऊपर नीचे करके रिपीट हो रहा है। और ये बात वैसे भी समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है कि एक सिलेबस में 20 पॉइंट्स हैं और उन्हीं 20 पॉइंट्स में से आपने कोई से 7 क्वेश्चन बनाने हैं।
तो एक साल 7 क्वेश्चन बना लिए, अगले साल 7 क्वेश्चन बना लिए, अगले साल 7 क्वेश्चन बना लिए, उससे अगले साल 7 क्वेश्चन बना लिए, तो 28 क्वेश्चन आपके बन गए। अब 20 पॉइंट्स में से अगर आपने 28 क्वेश्चंस बना लिए हैं तो इससे ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं बन सकते, वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और जो पेपर बनाने वाला है उसको भी ये पता होता है कि जिस बंदे ने पिछले साल पेपर दिए थे, इस साल वो वाला बंदा पेपर नहीं दे रहा, इस साल बिल्कुल नया कैंडिडेट है। तो हर साल कैंडिडेट नया होता है, तो पुराने कैंडिडेट के लिए तो वो पेपर हो सकता है सिमिलर हो, नए कैंडिडेट के लिए वो नया होता है। इसलिए अगर आप पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके लिए फिर वो वाला पेपर नया नहीं होगा, बल्कि आपके लिए ऐसे ही होगा कि जैसे आप पहले इसको अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो पास्ट पेपर्स बहुत हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में। लेकिन ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इंटरव्यू बेसिकली क्या है, आप उसकी अगर एसेंस को अंडरस्टैंड करें तो दो बंदों की आपस में बातचीत है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू। तो जो पैनल बैठा होता है वो भी आपसे आपके बारे में क्वेश्चन करता है कि जी आप बताएं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते रहे हैं, आपने कौन सी डिग्री की थी, उस डिग्री में आपने क्या पढ़ा था, अच्छा उसमें क्या आपको अच्छा लगता था, क्या बुरा लगता था, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस डिस्ट्रिक्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी क्या है, फ़लाँ पर्सनैलिटी उस डिस्ट्रिक्ट से थी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। या आजकल करंट अफेयर्स में कुछ पूछ लेते हैं कि जी ये फ्लड्स आए हुए हैं तो आपको क्या लगता है इसका क्या नुकसान होगा, ये क्या हम इससे बच सकते हैं। तो इस तरह की बेसिक जनरल डिस्कशन होती है। तो सबसे पहले तो वो हमें वो जो खौफ होता है ना हमारे ऊपर, उस खौफ से आज़ाद होना चाहिए कि यार इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2-3 पीपल। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़, अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, अपने असातिज़ा के साथ बात करते हैं, तो इसी तरीके से हम पैनल के सामने भी बात कर सकते हैं। और ओपनली जो आपको जिस चीज़ के बारे में पता है आप बताएं, और जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता वहाँ पर ऑनेस्ट रहें अपने पैनल को, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, 40-40 साल उन्होंने फील्ड में गुजारे हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को डील किया, तो वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है या ये बंदा सच नहीं बोल रहा। तो ऑनेस्ट रहें, सच्ची बात करें अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो सिंपली उस पर माजरत कर लें कि जी मुझे नहीं पता, आई लर्न अबाउट इट। बिकॉज़ एक इंसान को सब कुछ नहीं भी पता हो सकता, अब कॉमन सी बात है। और इस लेवल के ऊपर जब आप अभी 22, 23, 24 साल के, 25 साल के हैं, तो आपको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इंटरव्यू का खौफ नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जितनी जिस चीज़ के लिए आप एफ़र्ट करते हैं वो चीज़ उतनी बेहतर हो जाती है। आप रिटन की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो रिटन आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा। इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो इंटरव्यू का ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं। उनमें आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें आप अपने हैंड गेस्चर्स हैं, आपके खड़े होने का स्टाइल है, बैठने का स्टाइल है। उसके बाद आप कुछ बेसिक चीज़ें कि आपकी ड्रेसिंग सेंस ठीक है, आप बात जब करते हैं तो क्या आप अपनी बात पूरी करते हैं या दरमियान में आपकी बात ब्लर हो जाती है, आप आइडिया भूल जाते हैं कि बात कुछ और कर रहे थे, दरमियान में कहीं और निकल गए। तो क्या फोकस्ड हो आप, और जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब दे रहे हो, क्या क्वेश्चंस को आप एक्चुअल जो अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो उसी के मुताबिक जवाब देते हो। और जो CSS का इंटरव्यू है ये प्राइमरीली करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल जो हमसे मुतल्लिका इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर, और जो हमारी लास्ट डिग्री होती है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स, और जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की डोमेन, उससे मुतल्लिका कुछ क्वेश्चंस। तो इन्हीं में से कुछ सवालात होते हैं और वो बड़े पोलाइट वे में पूछे जाते हैं। जो पैनल है वो आपको बिल्कुल ये फील करवाता है कि आप बहुत इजी होकर बहुत अच्छे अंदाज में आप कम्युनिकेट करते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई वो आपको, मतलब पैनल की ये कोशिश नहीं होती कि आप अपना वर्स्ट परफॉर्म करें, बल्कि पैनलिस्ट की ये कोशिश होती है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें। तो वो पैनल बड़ा आपको सपोर्ट करेगा एट होम फील करवाने में कि जी आप बड़ा रिलैक्स होके, बड़ा इजी होके आप आंसर्स देते हैं। इसमें मुझे मतलब मैं ये आपको कहूँगा कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा इम्प्रूव करें। उसमें आप कुछ किताबें पढ़ सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के मुतल्लिक, और कुछ यूट्यूब पे आप टेड टॉक्स और अच्छे कुछ लेक्चर सुन सकते हैं। और उसके अलावा जिस तरीके से रिटन के एग्ज़ाम में लिख के आपने पास करना है, तो इंटरव्यू में बोल के पास करना है, तो आप अपनी बोलने की प्रैक्टिस करें। मिरर के सामने खड़े होके रीडिंग अगर आप करते हैं किसी चीज़ की और अपने आप को देख के बात करते हैं, तो उससे आपको अपना थोड़ा बेहतर हो जाएगा बात करने का स्टाइल। बिला वजह पॉज ना लें, बहुत तेज़ ना बोलें, बहुत आहिस्ता ना बोलें,
एक बैलेंस्ड वे में आप अगर बात करते हैं और अपनी बात अगले बंदे को समझा लेते हैं, तो बस इतना से चाहिए। कोई आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई डिमांड नहीं है, एक एवरेज अगर आप कम्युनिकेट कर लेते हैं तो डेट्स फाइन।